हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और डियर स्टूडेंट स्वागत है हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स के लास्ट क्लास में। ठीक है, मैं पहले ही बोला था आपको कि हम 3 पार्ट में प्रत्येक चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रत्येक चैप्टर को 3 पार्ट या 3 से 4 पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट रहेगा इंट्रोडक्शन, दूसरा रहेगा बॉडी पार्ट, तीसरा रहेगा कंक्लूजन। ठीक है, तो आज है कंक्लूजन का डेट और महत्वपूर्ण कंक्लूजन क्या है हम पढ़ेंगे। डीडीटी, BHC, आपका फ्रीऑन, क्लोरोफॉर्म जैसे महत्वपूर्ण हेलो एल्केन्स के उपयोग क्या है, ये सब उपयोग है। ठीक है, यौगिक है, हेलो एल्केन्स के महत्वपूर्ण यौगिक हैं। और उसके साथ साथ में देखेंगे सेंड मेयर अभिक्रिया जैसे और खैरास मायो मार्कोनिकॉफ का नियम। तो डियर स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। फर्स्ट है आपका आज की क्लास, प्रारंभ करते हैं हेलो एरिन्स बनाने की अभिक्रिया से। हेलो एरिन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है डियर, मुझे पता है एनसीईआरटी में जो है जैसे ही यूपीएससी ने वगैरह सिंपल इंट्रोडक्शन के बाद जस्ट बाद हमारा जो है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन को बनाने का टॉपिक है और मैं उसको थोड़ा सा लेट से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरा क्लास अटेंड कीजिए, एक भी एनसीईआरटी का एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, एक भी, चाहे वो कोई स्टेट का हो चाहे एनसीईआरटी का हो। मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं जो है इसको थोड़ा सा कंक्लूड करने के लिए क्या है, उसका जितना भी फॉर्मेशन प्रिपरेशन का तरीका है और उनका उपयोग है उसको लास्ट में कर दिया। ठीक है, तो हेलो एरिन्स बनाने की रासायनिक अभिक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण और मोस्ट टाइप की है सेंड मेयर अभिक्रिया। सेंड मेयर अभिक्रिया आता है मेरे भाई, आता है। ठीक है, सेंड मेयर अभिक्रिया या डाईएजोनियम लवण, डाईएजोटीकरण भी कहते हैं, डाईएजोनियम लवण। ये कम से कम आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं 4 चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले बता चुका हूँ। बायोमोलिक्यूल्स एक्चुअल में वास्तव में वो जो है बायो का ही चैप्टर है। तो 4 चैप्टर में कम से कम ये 2 से 3 बार आपको मिलेगा। क्या? सेंड मेयर अभिक्रिया और डाईएजोनियम लवण। तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, सेंड मेयर अभिक्रिया द्वारा जो है हम लोग क्या करते हैं, द्वारा क्या होता है डियर स्टूडेंट, कैसे फॉर्मेट इसका बनाया जाता है। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की क्रिया, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल और HCl की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर अभिकृत करने पर यह जो है डाईएजोनियम लवण बनाता है। क्या बनाता है? डाईएजोनियम लवण बनाता है। यह डाईएजोनियम लवण एक माध्यमिक उत्पाद का कार्य करता है जो क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में, क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जो है किसमें विघटित हो जाता है, हेलो एरिन्स में बदल जाता है, विघटित हो जाता है। और इस प्रकार हमको क्या प्राप्त हो जाता है, हेलो एरिन्स प्राप्त हो जाता है। मोस्ट आईएमपी रासायनिक अभिक्रिया है ये। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में समझते जाइएगा। क्या डिफरेंट वे है भैया? 0 डिग्री सेल्सियस को कभी मत बोलना, ठीक है। क्या क्या डिफरेंट वे है, इधर देखिए। HNO2 नाइट्रस अम्ल और HCl, तो इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी तो क्या बनता है, H2। देखिए इधर देखिए सब लोग, डियर स्टूडेंट, नाइट्रोजिल क्लोराइड, ठीक है, NOCl, और एक तो जो O बचा वो H2O के साथ बाहर निकल जाएगा। यह नाइट्रोजिल क्लोराइड जो है, वह नाइट्रोजिल क्लोराइड जो है, अब आप जो है क्या प्राथमिक एमीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एनिलीन। आप लोग लिख सकते हैं प्राथमिक एमीन या एनिलीन, ठीक है। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन बोलते हैं या एनिलीन कहा जाता है। तो यह एनिलीन आपका नाइट्रोजिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाएगा, ये देखिए C6H5N2 और ये Cl, ठीक है। और ये जो H2 है और O है वो कहाँ निकल जाएगा, बाहर। तो इस प्रकार ये कन्वर्ट हो गया किसमें, C6H5N2Cl, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डाईएजोनियम लवण। इसका भी स्पेशल नामकरण है, लास्ट में हम पढ़ेंगे अध्याय
14 या 13 में है डाइएजोनियम लवण। ठीक है, तो ये क्या है, डाइएजोनियम लवण कहलाता है। ये कहलाता है मेरे भाई एनिलीन कहलाता है। तो इस प्रकार इसको आप साइड में और लिखना ही पड़ेगा आपको जब इसको लिखोगे तो। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका एक और होता है, कहीं कहीं पर आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। कहीं कहीं पर इसके जगह में क्या लिखा रहता है डियर स्टूडेंट, सोडियम नाइट्रेट लिखा रहता है। सोडियम नाइट्रेट या कैल्शियम नाइट्रेट लिखा रहता है, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट और HCl। तो सोडियम नाइट्रेट और HCl जब आपस में रिएक्ट करते हैं, सोडियम नाइट्रेट और HCl, तो यहाँ से हमारा सोडियम जो है सोडियम क्लोराइड बना करके बाहर निकल जाता है। अब बचा क्या, सोडियम जो है क्लोरीन के साथ तो बाहर निकल गया, HNO2 क्या बन गया, HNO2। तो वापस से हमको क्या मिल गया, क्या मिल गया बताइए ना, नाइट्रस अम्ल मिला। और यह नाइट्रस अम्ल फिर क्या करेगा, नाइट्रस अम्ल जो है ये स्टूडेंट वापस से HCl बचे थोड़ा बहुत HCl से रिएक्शन करके फिर से वापस क्या बना लेगा, नाइट्रोजिल क्लोराइड बना लेता है। और नाइट्रोजिल क्लोराइड के साथ साथ क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारा H2O बन जाएगा। और वापस ये नाइट्रोजिल क्लोराइड जो है फिर से हमारा एनिलीन के साथ क्रिया करके, एनिलीन को जिसको हम लोग इस फॉर्म में भी बनाते हैं, ये एनिलीन है। ठीक है, इसको चाहो तो आप ऐसा बना सकते हो, देखो कैसे मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखते जाइएगा। एनिलीन ये है NH2 प्लस नाइट्रस अम्ल के साथ HNO2। ठीक है, ये रिएक्शन करता है और ये क्या बना लेता है हमारा, ये देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका N2। मैं कुछ गलत पढ़ा दिया क्या यार आपको, थोड़ा सा नाइट्रोजिल क्लोराइड बनता है, नाइट्रस अम्ल नहीं, नाइट्रोजिल क्लोराइड है ये, सॉरी नाइट्रोजिल क्लोराइड, तभी तो मैं बोल रहा हूं कैसे गलत हो रहा है, Cl। ठीक है, और यहां से हमारा H2O जो है बाहर निकल जाएगा, H2O इस प्रकार। तो यह डाइजोनियम लवण। ओके मेरे भाई मेरे दोस्त, ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में सीधे हाइलोजनीकरण से, सीधे क्या से, हाइलोजनीकरण से, हाइलोजनीकरण से। तो सीधे हाइलोजनीकरण जो है डियर स्टूडेंट, जब किसी एरिन्स का कमरे के ताप पर अर्थात 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस पर, कमरे के ताप पर उसका जो है सीधा हाइलोजन से क्रिया कराया जाता है, तब हम उसको बोलते हैं हाइलोजनीकरण। ठीक है, यह अंधेरे में भी जो है हाइलोजन व्युत्पन्न को ले जाने वाले, जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड आयरन की उपस्थिति में कमरे के ताप पर भी अभिक्रिया कराया जाता है, तो हमको क्या मिल जाता है, हाइलोएरिन्स प्राप्त हो जाता है। जस्ट लाइक ये देखिए, प्लस Cl2FeAlCl3 कितना 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस पर भी हमको क्या मिल जाता है, हाइलोएरिन्स प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से HCl प्राप्त हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यदि हम 1 मोल एरिन्स और 2 मोल क्या ले लें, 2 मोल हमारा हाइड्रोजन समूह ले लें, हाइड्रोजन तत्व ले लें, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड 25 टू 30 डिग्री, तब की डेट में हमको क्या मिलता है, मिश्रण प्राप्त होता है आर्थो पैरा जो है डाइक्लोरोबेंजीन का, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और साथ ही साथ हमें मिश्रण प्राप्त होता है डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा कि क्या मिलता है, मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, और क्या मिल जाएगा, पैरा। ठीक है, मैं कल समझाया था कि ये ऑर्थो पैरा में क्यों लगता है, मेटा में क्यों नहीं लगता है, तो अगर जानना है तो जाकर के प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। ठीक है, क्यों लगता है वहां पे, तो यह मिल जाता है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इस प्रकार से हमको जो है क्या मिल जाता है। ठीक है, और यदि आप टॉल्यूइन के साथ कराना चाहेंगे, टॉल्यूइन के साथ भी बनाया जा सकता है, ये है टॉल्यूइन। ठीक है, तो टॉल्यूइन के साथ जब डियर स्टूडेंट हम कराते हैं रिएक्शन, किस चीज का, क्लोरीन का रिएक्शन जब कराते हैं, तो वापस से हमको क्या मिलता है, मिश्रण ही मिलता है। कैसा, सेम उसी प्रकार से आर्थोक्लोरोटॉल्यूइन, ठीक है, आर्थोक्लोरोटॉल्यूइन एंड हमारा पैराक्लोरोटॉल्यूइन, इस प्रकार से आप बना दीजिएगा, देख लीजिए CH3Cl। ठीक है, इस प्रकार आपको जो है क्या प्राप्त होता है, सीधे हाइलोजनीकरण भी से जो है हम हाइलोएरिन्स प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये एक और है एक्स्ट्रा, क्या है भाई,
टॉल्यूइन का जब हम लोग हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं कहा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो भी हमको क्या मिल जाता है CH2Cl। बेंजिल क्लोराइड क्या है, बेंजिल क्लोराइड। फिर से अगेन हम क्या कराएं, सूर्य उपस्थिति में जो है प्रकाश किरण की उपस्थिति में अगेन हम जब कराते हैं तो क्या मिल जाएगा, बेंजल क्लोराइड मिल जाएगा। क्या मिलेगा, बेंजल क्लोराइड। अगेन जब डियर स्टूडेंट हम प्रकाश किरण की उपस्थिति में क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो हमको फिर बेंजो क्लोराइड प्राप्त होता है। और सब में क्या निकलेगा, एक एक क्लोरीन निकलते जाएगा, HCl निकलते जाएगा एक एक। ठीक है, एक तो क्लोरीन यहाँ जा रहा है, एक क्लोरीन कहाँ जा रहा है, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है उसके साथ बाहर जा रहा है। HCl माइनस लिखते जाइएगा, आप चाहो तो इसी के साथ में लिख सकते हो Cl2 माइनस HCl कर सकते हो, माइनस HCl। ठीक है ना, अब जगह नहीं है इसलिए मैं साथ में करा दिया। तो इस प्रकार से हम जो है सीधे हाइड्रोजनीकरण से भी क्या प्राप्त कर सकते हैं, हैलोइंस प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक और है बनाने की विधि, वो है रेसिग है। हुंसडीकर आपका प्रयोग होता है, उसको भी देखेंगे, जस्ट अभी देखेंगे हैलो एल्केन्स बनाने में। हैलो एल्केन के बाद मैं हैलो एल्केन्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, कोई नहीं। रेसिग विधि में देखिए क्या होता है, बेंजीन वाष्प, क्या, बेंजीन वाष्प को जब वायु और HCl गैस में से प्रवाहित किया जाता है 230 डिग्री सेल्सियस ताप और क्यूप्रिक क्लोराइड लवण की उपस्थिति में, तब डियर स्टूडेंट क्या होता है, तो सबसे पहले हमारा 2 ऑक्सीजन है तो 4 हाइड्रोजन निकाल लेगा, ये 2H2 बन के निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो 2 यहां से निकाल लेगा, 2 यहां से निकाल लेगा, तो 2 हाइड्रोजन यहां से निकल गया, 2 आपका हाइड्रोजन यहां से निकल गया और ऑक्सीजन निकल गया, तो 2 क्लोरीन बचा, वो दोनों क्लोरीन यहां आके जुड़ जाएगा C6H5। ठीक है, तो क्या मिल जाता है हमको इस प्रकार से, सॉरी यार, अब Cl कहाँ जाएगा, दोनों Cl कहाँ जाएगा, वहां जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्राप्त हो जाता है हैलो एरिन्स बनाने की, ये जो है हमारी विधियां हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हैलो एल्केन्स बनाने की विधियां। हैलो एल्केन्स बनाने की विधियां। तो प्रथम है एल्कोहल से, एल्कोहल से या हाइड्रोक्स जो है आपका हाइड्रोक्सिल समूह युक्त हमारा हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, तो एल्कोहल से आप कैसे प्राप्त करते हो डियर, ये देखिए। एल्कोहल से जब भी हम हैलो एल्केन्स निर्माण करेंगे तो उसके लिए हमें जिंक क्लोराइड और H2SO4 जैसे जल शोषक लवण और अम्लों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और एल्कोहल पर हम हाइड्रोजन अम्ल की क्रिया से जो है क्या प्राप्त करते हैं, हैलो एल्केन्स प्राप्त करते हैं। देख लीजिएगा, एल्कोहल पर हाइड्रोजन अम्लों की अभिक्रिया से जल शोषक जैसे जिंक क्लोराइड एवं H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर हैलो एल्केन्स प्राप्त होता है। लाइक ये देखिए, हाइड्रोजन अम्ल क्या भैया, ये देखिए HX। ठीक है, तो इसकी जब रिएक्शन कराओगे तो आसानी से ये H2O बाहर निकल जाएगा, तो जल शोषक के रूप में रहता है जिंक क्लोराइड, वह जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और हमको मिल जाएगा क्या चीज, RH। समझ में आ रहा है, तो इस प्रकार से हमको प्राप्त होता है। ठीक है, और यह जो है डियर स्टूडेंट, इस प्रकार जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल में, तो वो सब के सब क्या होती है, हमारा SN1 प्रकृति की होती है। अब SN1 क्या है, प्रकृति क्या है, तो उसके लिए आपको प्रीवियस क्लास अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, एक आणविक नाभिकीय अभिक्रिया। और हमारा जो है हाइड्रोजन अम्ल है, सर्वाधिक जो हाइड्रोजन अम्ल जो क्रियाशीलता की क्रम है वो ये है HBr। ठीक है, HCl HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है मेरे भाई, जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम लोग देख सकते हैं CH3CH2OH एथिल एल्कोहल पर जब मैं HCl की क्रिया कराता हूँ इन प्रेजेंट ऑफ जिंक क्लोराइड और H2SO4, तो मुझे जो मिलता है वो मिलता है CH3CH2
Cl प्लस H2O क्या मिल जाता है, एथिल क्लोराइड बोलो चाहे क्लोरोएथेन बोल दीजिए, है ना। इसी प्रकार यदि हम द्वितीयक एल्किल हाइलाइट ले लें, जस्ट लाइक ये है आपका Cl, ठीक है, क्योंकि यहाँ द्वितीयक कार्बन पर हमारा हाइड्रोजन समूह लगा हुआ है, इसलिए क्या है, द्वितीयक एल्किल हाइलाइट है, क्या है, प्रोपिल क्लोराइड। इस पर अगर मैं HCl की क्रिया कराता हूँ, सॉरी यार, द्वितीयक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है, ठीक है, तो जिंक क्लोराइड वो तो मुझे प्राप्त करना है ना, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा मेरे भाई, बोल दीजिए। कुछ इस प्रकार का मुझे मिल जाता है, CH3 CHCl प्लस H2O, ठीक है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हमको एल्कोहल के साथ देखने को मिलती है। तृतीयक एल्कोहल अत्यंत ही क्रियाशील होता है, अत्यंत ही क्रियाशील होता है, अतः जिंक क्लोराइड की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो अभिक्रिया संपन्न होती है वो SN2 प्रकार की होती है, कौन सी, SN2। इसी के साथ देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, किसके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जैसे जो है हाइड्रोजन यौगिक के साथ जब एल्कोहल की क्रिया कराते हैं तब भी हमको क्या मिल जाता है, बोल दीजिए, हाइड्रोएल्केन्स प्राप्त हो जाते हैं। जस्ट लाइक ये देखिए, एल्कोहल की क्रिया मैं किसके साथ बोल रहा हूँ, फास्फोरस पेंटक हाइलाइड के साथ जब क्रिया कराया जाता है तो ये हमको कुछ इस प्रकार मिलता है, RH प्लस POX3 प्लस HX, ठीक है। इस प्रकार आपको हाइलाइड के साथ जब पेंटा हाइलाइड के साथ क्रिया कराते हो तो आपको प्राप्त हो जाता है। लाइक एग्जांपल C2H5OH प्लस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो हमको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा डियर स्टूडेंट, हमको C2H5Cl एथिल क्लोराइड प्लस POCl3 और क्या मिलेगा जी, HCl। समझ में आया ये सब चीजें, तो इस प्रकार से आप इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं सीधे एल्केन से हाइड्रोकार्बन सीधे एल्केन से कह सकते हो या हाइड्रोकार्बन द्वारा, है ना। तो हाइड्रोकार्बन पर सीधे जो है हम लोग क्या कर देंगे, हाइड्रोकार्बन पर सीधे हाइड्रोजन अम्लों की क्रिया कराने के कारण से हमको क्या मिल जाता है, हाइड्रो एल्केन मिल जाता है। लेकिन यह थोड़ा सा उचित नहीं है, रीजन क्या है मैं बताता हूँ आपको, देखो इधर देखो तब समझ में आ जाएगा। सीधे कोई भी हाइड्रोजन तत्व ले लेते हैं हम लोग, एल्केन ले लेते हैं, जस्ट लाइक हम लोग ले लेते हैं R, चलो यही समझिए, C2H5 C2H6 पर मैं Cl2 हाइड्रोजन अम्ल नहीं है, सीधा हाइड्रोजन की क्रिया है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराता हूं तो यह मुझे मिलेगा C2H5Cl, ठीक है। बट समस्या यहां होती है मेरे भाई, कहां होती है मैं बता रहा हूं आपको कहां होती है। जब हम हाइड्रोकार्बन की क्रिया सीधा जो है हाइड्रोजन से कराते हैं तो यह क्रिया जो है वही नहीं रुकता है, ये क्या होता है, निरंतर चलते जाता है। क्या होता है, निरंतर चलते जाता है। पुनः आपका इसकी उपस्थिति में फिर से Cl2 जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, CH2 Cl2 डाई ट्राई इत्यादि प्राप्त होता है। तो जिसके कारण प्रॉब्लम क्या आती है, हमारा प्रॉब्लम ये आती है मेरे भाई कि इसका पृथक्करण जो है कठिन हो जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड तक चला जाता है, ठीक है। Cl2HU, HU क्या है, फोटॉन की ऊर्जा, और फोटॉन क्या है, प्रकाश किरण है, ठीक है। तो कहां तक चली जाती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड तक चली जाती है, जिसके कारण इसका पृथक्करण डाई ट्राई टेट्रा सब बन जाता है। तो उसका पृथक्करण भी तो करना है तो वो कठिन हो जाता है, इस कारण ये जो है उपयुक्त नहीं है। अब देखते हैं एल्किन के साथ, और यहीं पे आएगा हमारा मार्कोनिकॉफ और खैरास-मायोव का नियम, ठीक है जी। तो देखते हैं एल्किनों के साथ, एल्किनों से हाइलो एल्केन या
एल्कीन। तो एल्कीनों से हाइड्रोजन एल्केन कैसे बनता है? हमारा खैरास मायो मार्कोनिकॉफ नियम यहीं से आता है। डियर स्टूडेंट, जब हम सीधा किसी एल्कीन की रासायनिक अभिक्रिया किसी हाइड्रोजन अम्ल से कराते हैं तो क्या होता है आपका, यहां तो देखिए ये क्या है, एथिन है। तो एथिन में कोई समस्या नहीं है, एथिन में कोई समस्या नहीं है भाई। ये कैसे बन जाएगा? CH3 CH2 और Br। ये देखिए ऐसा बन जाएगा। क्या बन गया? ये ब्रोमो एथिन बन गया। क्या बन गया? ब्रोमो एथिन बन गया। प्रॉब्लम यह नहीं है, प्रॉब्लम यहां आता है। नियम कब लागू होता है? इधर लागू होता है। देखिए मेरी बात को देखिए ध्यान से सुनिए। डबल बॉन्ड CH2 दैट इज अ प्रोपिन। क्या है? प्रोपिन। प्रोपिन में जब हम हाइड्रोजन अम्ल की क्रिया कराते हैं, ये गलत थोड़ा सा, ये हाइड्रोजन अम्ल की क्रिया कराते हैं तो हमारा जो Br है वो कहां जुड़ेगा? इसमें तो कोई ऑप्शन, या इधर जुड़ेगा, दोनों ही केस में सेम रहेगा, वो ब्रोमेथिन एथिन ही बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां तो इसके लिए मार्कोनिकॉफ ने नियम दिया कि जब, लिख लीजिए आप, जब किसी एल्कीन समूह पर कोई बाह्य परमाणु या अणु जुड़ता है तो उसका ऋणात्मक भाग सदैव उस कार्बन पर जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। इसे मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं। फिर से बोल दूं, बोलने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए। CH3CH यहां आ जाएगा Br और ये बन जाएगा Br स्टूडेंट CH3। ये बात समझ में आ गई? देख लो, संतुलित भी है मेरे भाई। ब्रोमीन कहां जुड़ेगा? सबसे कम हाइड्रोजन वाले पे जुड़ेगा, बस यही है। जब भी किसी द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर कोई बाह्य अणु जुड़ता है तो वह उस कार्बन पर जुड़ता है जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन संख्या होती है, तो यहाँ पे जुड़ेगा। और एक जो हाइड्रोजन है वो कहां लग गया? यहाँ लग गया यार। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आप इधर से काउंट कर लो चाहे इधर से काउंट कर लो, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा इसका नाम। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे आता है, तो शिकागो, जहां पे आदरणीय श्री हमारे विवेकानंद जी ने अपना भाषण दिया था, शिकागो, तो उसी शिकागो विश्वविद्यालय के 2 वैज्ञानिक खैरास और मायो, किसने? खैरास और मायो, ठीक है, ये अलग अलग है, खैरास मायो। मैं भी इसका कंप्लीट नाम नहीं जानता, बस जानता हूं ये खैरास मायो है, ठीक है जी। और ये 2 अलग अलग वैज्ञानिक है, दोनों ने शिकागो में अपना प्रयोग किया था प्रैक्टिकल। तो उन्होंने बताया कि बेंजाइल पेरोक्साइड लाइक अ बेंजाइल पेरोक्साइड C6H5COO, चलिए इसको मिटा देते हैं आप, ठीक है। क्या चीज? बेंजाइल पेरोक्साइड जस्ट लाइक अ C6H5 यह क्या है? बेंजाइल पेरोक्साइड है। तो पेरोक्साइड जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में, मूलक की उपस्थिति में, जब हम किसी एल्कीन की अभिक्रिया किसी हाइलो अम्ल के साथ या किसी अणु के साथ कराते हैं तो जुड़ने वाला जो ऋणात्मक भाग है वह सबसे कम वाले पर नहीं, उस द्विबंध में सबसे कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर नहीं, सबसे अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जुड़ता है। और यह था मार्कोनिकॉफ के उल्टा, जिसको हम लोग बोलते हैं खैरास मायो नियम, ठीक है। तो इसी में देखेंगे हम लोग CH3CH2, ठीक है, इसी में देखेंगे। तो सिर्फ अंतर इतना कर देंगे, इसको रख देंगे हम लोग, क्या चीज? C6H5CO2O, ये यही है ना, बेंजाइल पेरोक्साइड है। तो बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब हम इसका क्रिया किसके साथ कराते हैं, थोड़ा सा स्वाद में बताना है भाई, HCl के साथ जब कराते हैं या HBr के साथ जब कराते हैं C6H5CO2O, तब ये जो ब्रोमीन है वो कहां जुड़ेगा? यहां नहीं जुड़ेगा मेरे भाई, ये मार्कोनिकॉफ है। तो द्विबंध वाले अधिकतम, अब पूरे श्रृंखला में जो सबसे अधिकतम हाइड्रोजन परमाणु उस पर नहीं ना, द्विबंध के उस कार्बन पर जुड़ता है जिसमें सबसे अधिक हाइड्रोजन हो,
इसमें भी बनेगा। और मार्कोनिक आपने कहा था कि द्वीप बन के उस हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन हो, बस और कुछ नहीं। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा CH3, हाइड्रोजन आकर के कहां मिलेगा यहाँ CH2, और ये क्या बन जाएगा मतलब जिसमें CH2Br हो गया। इधर से काउंटिंग कर लो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो क्या नाम है इसका, प्रोपेन, बस और क्या है प्रोपेन, और वहां क्या था 2 ब्रोमो प्रोपेन था, तो थोड़ा सा डिफरेंट तो हुआ, ठीक है। तो दैट इज डियर स्टूडेंट हमारा एल्कीन में, ठीक है। तो इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हुंस-डिकर के द्वारा जो है हुंस-डिकर विधि से क्या निर्माण, हैलो एल्केन निर्माण। हुंस-डिकर विधि, तो हुंस-डिकर का क्या करना था, आपका वसीय अम्लों जब भी आता है तो ये है वसीय अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो वसीय अम्लों के सिल्वर लवण की ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया से हमारा क्या बन जाता है डियर स्टूडेंट, हमारा बनता है हैलो एल्केन बनता है, ठीक है, इस प्रकार। और ये कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जो है ये बाहर निकल जाएगा, और एक सिल्वर है एक ब्रोमाइड के साथ बाहर, इस प्रकार। और एक होता है आपका हाइड्रोजन समूह विनिमय, क्या विनिमय के द्वारा। तो ये तो कोई चमत्कार नहीं है मेरे भाई, हम क्या कर लेते हैं, एक हाइलाइड ही लेंगे, क्या लेंगे, एक हाइलाइड ही लेंगे, एल्किल हाइलाइड ही लेंगे, और इस पर सोडियम आयोडाइड जैसे और मेथेनॉल आदि की उपस्थिति में, मेथेनॉल जैसे प्रेरक की उपस्थिति में जब ये रिएक्शन कराते हो आप, तो हमको मिलता है C6H5I प्लस सोडियम क्लोराइड। मतलब इसमें क्या हुआ, सिर्फ एक्सचेंज हो जाता है हाइड्रोजन समूह का, तत्व का, ठीक है, बस। तो ये हुआ। अब हम लोग देखेंगे पॉली हाइड्रोजन यौगिक, ठीक है, मतलब ये हाइड्रोजन जितना हम लोग पढ़े हैं उसका निचोड़ कंक्लूजन, उनका उपयोग DDT, BHC, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और आपका फ्यूरेन, सब चीज इन लोग को देखते हैं, ठीक है। पॉली हाइड्रोजन यौगिक पर्यावरण पर प्रभाव एवं उपयोग, ठीक है डियर। और मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा कौन कौन से हैं पॉली हाइड्रोजन यौगिक, सीधा हम लोग उसको पढ़ते हैं, उसको उपयोग वगैरह सब देखते हैं। फर्स्ट है और मोस्ट है DDT, डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, ठीक है, नाम रट्टा मार लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम तक तो हो ही जाएगा। तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, इसकी संरचना अगर आप देखना चाहेंगे तो सिंपल संरचना आप ऐसा बनाइएगा, देखिएगा मैं बना रहा हूं, तरीका सीख लीजिए। मैं 2 तरीके से सिखा दूंगा, आपको बता दूंगा, ठीक है, जो आपको बेस्ट और अच्छा लगेगा वो देख लीजिएगा। ये डाइक्लोरो हो गया, डाइफेनिल हो गया, ठीक है, और ट्राइक्लोरो बोला गया है, ट्राइक्लोरो, और एथेन है तो 2 कार्बन लगेगा पक्का, 2 कार्बन होगा, और ट्राइक्लोरो बोला गया है तो 3 क्लोरीन बनाइए, ठीक है, एथेन, ठीक है जी, इस प्रकार से। अब इसको संतुष्ट कीजिए, 1 2 3 बॉन्ड है तो यहाँ पे एक हमारा और आ जाएगा, 1 2 3 4, ये तो हो गया कंप्लीट। तो ये है हमारा क्या चीज, DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। समझ में आ रहा है? इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, लेकिन बाद में देखेंगे उसको, जब इसका संश्लेषण देखेंगे तब। तो संश्लेषण, अच्छा, इसको एक IUPAC नाम इस प्रकार से जाना जाता है डियर स्टूडेंट, 2,2,20 पैराक्लोरोफेनिल 1,1,1,1,1 ट्राई क्लोरोएथेन, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अब बोलोगे किस तरह इसको 2,2 डाई क्यों लिखा गया, तो वही प्रॉब्लम होता है, 2,2 डाई ऐसा नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि 2 क्लोरीन भी है, 2 फेनिल भी है, ठीक है, तो इसका ये नाम है।
अब देख लेते इसका संश्लेषण कैसे बनाया जाता है। संश्लेषण मतलब बनाना। तो इसको बनाया था जोडलर ने। किसने बनाया था? जोडलर ने। कब? 1878 में, 74 में, ठीक है, 1874 में इसको बनाया था। कैसे बनाया था भाई? क्लोरल पर देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ये क्या है? ये है हमारा क्लोरोबेंजीन, मोनोक्लोरोबेंजीन। तो मोनोक्लोरोबेंजीन के दो अणु, मोनोक्लोरोबेंजीन के सीधा इसको मैं ऐसा बना सकता हूं, दो, आपको दिख रहा है, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा, दो अणु मोनोक्लोरोबेंजीन की क्रिया, यहाँ क्या है? हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है? हाइड्रोजन है, सब जगह रहता है ये, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह है। तो मोनोक्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल के साथ, क्लोरल क्या होता है भाई? ये देखिए CH3CCHO, दैट इज अ क्लोरल। क्या है? क्लोरल। तो ये क्लोरल है, ठीक है। मोनोक्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में संघनन कराने पर क्या बनता है हमारा? तो इसको मैं इस बार थोड़ा डिफरेंट बना देता हूं। चलो, इस प्रकार से भी आप बना सकते हो। देखो मैं कैसे बना रहा हूं इसको। ये Cl, ठीक है, इधर भी एक Cl बनाइएगा, Cl बना दीजिएगा, ठीक है। और ये इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, ऐसा, और यहाँ आ जाएगा H, इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। तो क्लोरल पर किसकी? मोनोक्लोरोबेंजीन की क्रिया से बनाया जाता है। इसको जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका बहुतायत रूप से उपयोग किया गया था, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देख लेते हैं इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है, ये एक बात और, ये जो है जल में अविलेय है किंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय है। कार्बनिक विलायक मतलब समझते हो, जिसकी ईथर है, एल्कोहल है, वगैरह वगैरह, बहुत सारा हम पढ़ेंगे कार्बनिक विलायक, उनमें विलेय है। अब इनका जो है उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका एक शक्तिशाली कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। कीटनाशक, मच्छरों को ड इंड करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। मच्छरों के जो है को समाप्त करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, किंतु यह पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। और यही कारण था कि यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूरोपीय जो है कंट्रीज, ठीक है, यूरोपीय देश जो है वो इसके प्रयोग में पूर्णतः क्या लगा दिए? बैन लगा दिए है। समझ में आ रहा है? तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए और रट्टा मार लीजिए। ओके, चलिए मिटाते हैं फिर। अब देखते हैं नेक्स्ट, दूसरा है इसी में हमारा DDT के बाद BH, चलिए BHC देख लेते हैं, या क्लोरोफॉर्म देख लेते हैं। क्या चीज? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इसका फुल नाम है CCCHCl3 है ना। इसका पूरा नाम है डियर स्टूडेंट ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन, इस प्रकार। तो डियर स्टूडेंट, यह एक जो है हमारा रंगहीन मधुर गंध वाला पारदर्शी, रंगहीन मधुर गंध वाला जो है एक द्रव है जो जल में कम विलेय किंतु कार्बनिक विलायकों में अत्यधिक विलेय है, ठीक है। और ये सुगंध बहुत ही सुगंधित भी है, मतलब सुगंध युक्त गैस है, जो है द्रव है, किंतु वायु की उपस्थिति में एवं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यही जो है हमारा क्लोरोफॉर्म है, वह वायु की उपस्थिति में एवं क्लोरो जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में He, दैट मीन्स E इज इक्वल टू He, फोटॉन की ऊर्जा, विकिरण, ठीक है। ये लीजिए, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना लेता है? ये बना लेता है कार्बोनिल क्लोराइड। क्या बना लेता है? कार्बोनिल क्लोराइड, जो कि अत्यंत ही दुर्गंध युक्त गैस है, ठीक है। क्या है? अत्यंत ही दुर्गंध युक्त गैस है। और बाकी जो है हमारा क्या निकल जाएगा? 2H2O बाहर। 2H2O कैसे बाहर होगा यार? 2HCl बाहर हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो कार्बोनिल क्लोराइड अत्यंत ही दुर्गंध युक्त गैस है। डियर स्टूडेंट, बात करते हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका जो है उपयोग किया जाता है हमारा निश्चेतक के रूप में। कहाँ? निश्चेतक के रूप में। जो सर्जरी होती है, जहां पर सर्जरी होता है शल्य चिकित्सा में, इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है ताकि सर्जरी किया जा सके। किंतु यह भी हृदय फेफड़े के लिए जो है अत्यंत ही हानिकारक होता है, जिसके कारण इसको रुकवा दिया गया है, ठीक है। मोम, रेजिन आदि के विलायक के रूप में एवं मांस
पांच मत लिखो भाई, मोम रेजिन आदि के विलायक के रूप में। ठीक है डियर, विलायक के रूप में भी हम इसका उपयोग किया करते हैं। नाइट्रोक्लोरोबेंजीन के निर्माण में, ठीक है, और इसी के साथ साथ हमारा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म के निर्माण में, और इसी के साथ साथ यह जीवाणुनाशी है। ठीक है, तो ये कुछ इसके जो है उपयोग है। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये क्लोरोफॉर्म है। चलिए अब देख लेते हैं डियर स्टूडेंट हम क्या चीज, BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड और इसे C6H6Cl6, ठीक है, इस रूप में भी जानते हैं डियर स्टूडेंट। ये इसका रासायनिक सूत्र है। इसको बनाया किसने था भाई? माइकल फैराडे ने। ठीक है, फैराडे बड़ा गजब कमाल करते हैं यार फैराडे साहब भी। इस पर बेंजीन पर जो है हमारा क्लोरीन की अभिक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करा करके इन्होंने क्या प्राप्त किया था? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड प्राप्त किया था, इस प्रकार। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग कीटाणुनाशी के रूप में DDT के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे व्यापारिक रूप से लिंडेन या 666 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हमारे माइकल फैराडे, आदरणीय श्री माइकल फैराडे जी, हमने फिजिक्स में जबरदस्त इसके बारे में पढ़ा, माइकल फैराडे कौन है ना। तो अगर आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे होंगे तो जा करके प्लेलिस्ट में देखिए, पूरा फिजिक्स का कोर्स कंप्लीट लगभग होने वाला है। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, अब देख लेते हैं क्या चीज दिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो दिख रहा है वो अत्यंत ही हानिकारक होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर इसको हम लोग हल्का सा भी गंध ले लिए तो यह जो है क्या करता है, हमारे अंदर थकान और सिहरन उत्पन्न कर देता है। अगर ज्यादा नजदीक से और बहुत ज्यादा टाइम तक सूंघ दिए तो हमारा लीवर का कैंसर होने का खतरा होता है, और आपका जो तंत्रिका तंत्र खत्म हो सकता है। इतना खतरनाक होता है जी। ठीक है, और यह जो है DDT के समान, DDT क्या, उससे क्लोरोफॉर्म क्या, उससे कहीं ज्यादा जो है ये खतरनाक होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसका डियर स्टूडेंट उपयोग जो होता है हमारा, उपयोग कहाँ किया जा सकता है? तो इसका उपयोग हम लोग जो है विलायक के रूप में करते हैं। किस चीज का? रेजिन का, मोम का, वसा का विलायक के रूप में इसका जो है उपयोग, और उसके साथ साथ ही उपयोग किया जाता है आपका इसमें हमारा क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी उसका उपयोग किया जाता है। और उसके साथ साथ हम इसका उपयोग कर लेते हैं किसी में आग बुझाने के रूप में, पायरिन के रूप में, आग बुझाने हेतु पायरिन के रूप में। ठीक है, ये और यही कार्बन टेट्राक्लोराइड है डियर स्टूडेंट, जो हमारा वायुमंडल में जब जाता है तो ओजोन लेयर को क्या करता है? ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण हमारा जो है ओजोन लेयर का जब क्षरण होता है तो उससे अल्ट्रावायलेट किरणें, मतलब पराबैंगनी किरणें हम तक पहुंचती है, आंखों में पड़ती है, शरीर में पड़ता है, तो त्वचा का कैंसर जो है होने का भी खतरा रहता है। इस प्रकार मेरे भैया ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो अत्यंत ही हमारे लिए जो है हानिकारक है। अब लास्ट एक और देख लेते हैं, फ्रीऑन। उसके बाद हम लोग भी क्या हो जाएंगे? फ्रीऑन हो जाएंगे। फ्रीऑन क्या है? CFC के नाम से भी जाना जाता है। CFC क्या डियर स्टूडेंट?
फ्लोरो फ्लोरो कार्बन, ठीक, फ्लोरो कार्बन, CFC, फ्लोरो कार्बन, ठीक है। तो वास्तव में CFC जो होता है वो एथेन या मीथेन का क्लोरो कार्बन होता है, क्लोरो कार्बन होता है। यह एक अक्रियशील, स्थायी एवं शीघ्रता से द्रवित होने वाला गैस है, शीघ्रता से द्रवित होने वाला गैस है। इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्वारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त किया जाता है ये देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, तो डियर स्टूडेंट ये बन जाता है 2HbCl2 प्लस 3CCl2F2, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग जो है कार्बन डाइक्लोरो फ्लोरो कार्बन बोलिए, डाइक्लोरो कार्बन बोलिए, डाइक्लोरो मेथेन है एक्चुअल में वो, ठीक है। और हम लोग फ्रीऑन 1 2 फ्रीऑन 1 2, फ्रीऑन भी अलग अलग टाइप का होता है, फ्रीऑन 1 2 जिसको स्पेशली ये होता है 1 2 डाइक्लोरो मेथेन, ठीक है। इस चीज 1 2 डाइक्लोरो मेथेन, इस यही है डियर स्टूडेंट, इसको ही हम लोग स्वार्ट विधि, इसको क्या नाम, क्या विधि इसका, स्वार्ट विधि बोलते हैं, इसको स्वार्ट विधि द्वारा बनाते हैं, ठीक है। इस चीज को प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, कूलिंग एजेंट के रूप में। आप फ्रिज खोलिएगा, फ्रिज में एक छोटा सा बॉक्स होगा, उस बॉक्स में यही चीज भरा रहता है, उसके पाइप के माध्यम से वो गैस निरंतर आपके जो है कहाँ निकलते रहता है, फ्रिज में निकलते रहता है, जिसके कारण आपका कोई चीज जो है ठंडा होता है, वो इसी कारण होता है। रेफ्रिजरेटर में उपयोग किया जाता है, नोदक के रूप में इसका उपयोग जो है किया जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और इसका पर्यावरण में प्रभाव क्या है भाई, पर्यावरण में प्रभाव, तो पर्यावरण में जब ये निकलेगा क्लोरोफ्लोरोमीथेन, तो ये कहीं ना कहीं किससे बना हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से। और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, कारण है, रीजन है आपके ओजोन परत के क्षरण का। तो यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे ओजोन परत का क्या करता है, क्षय करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितना कम हो उसके फ्रिज और एसी का इस्तेमाल करें। आज फ्रिज और एसी के कारण ही सबसे ज्यादा जो है हमारा क्या हो रहा है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये पर्यावरण को दुष्प्रभाव कैसे प्रभावित करता है, तो इसी के कारण हमारा जो है क्या होता है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। आप उसको डिटेल्ड में आप थोड़ा सा फेंक के 2-4 लाइन लिख सकते हैं। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही, और ये क्लास का हो गया, इस चैप्टर का हो गया हमारा द एंड। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो भी है एल्कोहल ईथर, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो उसके लिए फिर तैयार रहिएगा, उसको भी 3 से 4 क्लास में हम लोग द एंड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।